वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कल हमने आपको मुगल वंश के 25 प्रश्न दिए थे, जो कि हमारा 50 प्रश्न का पहला पार्ट था। और इस वीडियो में हम आपको 26 से लेकर आगे 50 तक जो है प्रश्न देने वाले हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से जो है तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको शेयर जरूर करना है वीडियो को। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। देखिए, बार बार पूछा गया प्रश्न ये है, तो आप सभी को पता होगा। बाबर ने 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लोदी वंश। देखिए, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में कब हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, और उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा है, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? जो तुलुगम नीति है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया? देखिए, ये बीपीएससी 1996 में प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, जो तुलुगम नीति है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया? पानीपत की प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में, या फिर किसी भी युद्ध में नहीं। देखिए, आपको पता होगा, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था, और तीसरा युद्ध भी बाबर ने नहीं लड़ा था। तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा। बाबर ने अपने पहले ही पानीपत के युद्ध में इसका प्रयोग किया था, क्योंकि बाबर ने एकमात्र पानीपत का युद्ध लड़ा था, वो था पानीपत का पहला युद्ध 1526। देखिए, अब यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में और कब लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख के बताना है, क्योंकि इससे आपका जो है रिविज़न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 28वां प्रश्न हमारा है, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, और इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो देखिए, किस युद्ध के बाद बाबर ने जो है अपना जो खजाना था वह गरीबों के लिए और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया गया, और इसके बाद ही जो है उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो कब दी गई? सही आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद 1526 में। देखिए, जब बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीता, तो उसने जो अपना खजाना था, शाही खजाना, वह गरीबों के लिए और सगे संबंधियों के लिए खोल दिया, और इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। देखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कलंदर की उपाधि दी गई उसे, और कलंदर की उपाधि दी गई, और उसने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में इसी के समय कर दी थी। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड बनवाया था। तो देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर, या फिर शेरशाह सूरी ने? तो देखिए, यह प्रश्न आप सभी को पता है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण है वह शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर चौथा, शेरशाह सूरी ने जो है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो कि पेशावर से लेकर, कहाँ से लेकर? पेशावर से लेकर बांग्लादेश के हल्दिया तक बनवाया गया था। लेकिन अब जो दो जीटी रोड को दो भागों में बनाया गया, तो जो एक जीटी रोड है वो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाती है। कहाँ तक? दिल्ली से बिहार होते हुए कलकत्ता तक जाती है, जिसका नाम NH2 है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। बात करेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन नंबर चौथा है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? देखिए, पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो भारत के प्रमुख युद्ध हैं, देखिए प्रमुख युद्ध जितने भी आज तक हुए हैं, उससे आपको मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कम से कम 20 से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे वो कवर हो जाएंगे एक वीडियो में। तो देखिए, आपको पता है, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वह अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। कब हुई थी? 1576 में। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1576 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इस प्रश्न का, करेक्ट हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कब हुआ था।
पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? देखिए माफ़ कीजिएगा, 1576 में नहीं हुआ था, 1556 में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 5 अप्रैल 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो देखिए आपको याद रखना है, 1576 नहीं, 1556 में। देखिए 15 हुआ था, पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दिन ए इलाही जो नामक धर्म था किसके द्वारा शुरू किया गया? देखिए ये एग्जाम में एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए आप सभी को पता है जो दिन ए इलाही नामक धर्म था यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और दिन ए इलाही, देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दिन ए इलाही नामक धर्म जो था इसको मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो देखिए इसे मानने वाला जो प्रथम हिंदू था वो था बीरबल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से भी एक था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 33वां प्रश्न, प्रसिद्ध मुश्किल आशिका बीबी। देखिए प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो देखिए आपको बताना है कि चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है। देखिए अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है डिटेल में अच्छे से पढ़ना शुरू करना होगा। देखिए अभी आपके पास 2 से 3 महीने से अधिक आपके पास समय है, तो आप 2 से 3 महीने का अगर समय का सही सदुपयोग करते हैं तो आप ज़रूर सिलेक्शन पाएंगे दोस्तों, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होंगे एग्जाम में। तो देखिए चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो यह थी अहमदनगर की शासिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जो चांद बीबी थी वह अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया? जो मनसबदारी प्रणाली है यह मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। जो मनसबदारी प्रथा है वह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2008, 2013, 2017 में लगातार पूछा गया है। तो आप सभी को पता है तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और अकबर के नवरत्नों में से जो तानसेन थे वह अकबर के दरबार में थे। आपको हमेशा याद रहेगा तानसेन। ऑप्शन नंबर 3 अकबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कितने बार पूछा हुआ है, मुगल वंश की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? देखिए 2001, 2002, 2009, 2013, यूपीपीएससी 2012, 2015 लगातार पूछा गया देखिए क्वेश्चन। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा इस प्रश्न का उत्तर। मुगल वंश की मुख्य राजभाषा क्या थी? देखिए फारसी भाषा थी। क्या थी? मुगल भाषा की जो मुगल वंश की राजभाषा थी वो थी फारसी। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं ढूंढ कर, तो ये आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 37वां प्रश्न, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? देखिए यह 1996, 2001, 2007 में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए जो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला पहला मुगल सम्राट था वो था अकबर। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है इस प्रश्न का, अकबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने जो है स्त्री प्रथा की भर्त्सना की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चौथा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए हमारा है 38वां प्रश्न, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? तो देखिए आप सभी को पता है किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वहीं पर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 39वां प्रश्न, अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आरआरबी 2004, एमपीपीएससी 2008 पूछा गया प्रश्न है बार बार। तो देखिए अकबर की जीवनी किसने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। देखिए जो अबुल फजल थे ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, इन्होंने जो है अकबर की जीवनी लिखी थी। तो देखिए जो अकबर की जीवनी है वो किसने लिखा था, अबुल फजल। देखिए जो अबुल फजल हैं ये कौन थे, अकबर के नवरत्न। देखिए जो अकबर के नवरत्न थे यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अकबर के नवरत्नों को याद करने की एक ट्रिक है, वो आप देख लीजिए। देखिए BAT
BAT और MDH, बैट MDH, बस आपको याद रखना है। आपको पूरा जो है मुगल जितने भी नवरत्न थे अकबर के याद रहेंगे। देखिए बी से क्या हो गया, बी से हो गया बिरबल, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से तानसेन, फिर बी से क्या हो गया, देखिए फिर बी से हमारा हो गया भारमल, ये भी अकबर के नवरत्न थे। फिर ए से हो गए अबुल फजल, फिर टी से कौन हो गया, टी से हो गया टोडरमल, आपको नाम पता होगा इनका। एम से हो गया मुल्ला दो प्याजा, देखिए एम से क्या हो गया, MD से मुल्ला दो प्याजा, और एच से हकीम हुकाम। तो ये 3 3 6 और 3 9, इस प्रकार से जो आपके होते हैं 9 आपके नवरत्न तैयार होते हैं। बैट MDH आपको याद रखना है। तो ये एक ट्रिक आसान सा जिससे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत के ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था। यानी कि किस शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में लिखा था। अकबर, बीरबल, शाहजहां या फिर बाबर। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर ने जो है भारत के विभिन्न ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का जो विवरण है अपनी डायरी में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बाबर नंबर 4 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है। देखिए यह BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो शेर शाह की जो महानता का प्रमाण है, देखिए शेर शाह अपने प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। शेर शाह सॉरी प्रशासनिक सुधार के लिए ही जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया। देखिए हुमायूं नामा जो कि हुमायूं की जीवनी है, यह किसके द्वारा लिखा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुलबदन बेगम। देखिए जो गुलबदन बेगम थी वह हुमायूं की बहन थी और इनके द्वारा ही जो है हुमायूं नामा की रचना की गई थी। तो ये आपको हुमायूं नामा याद रखना होगा, जिसे किसने किसने लिखा था, गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 43वां प्रश्न देखिए हमारा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या है। आपको पता है कि मुगल काल में महाभारत को, यानी कि अकबर के शासनकाल में इसका अनुवाद किया गया था। तो उस अनुवादित पुस्तक का नाम क्या रखा गया। देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम में, 2003, 2007, 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रज़्मनामा। जब अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था तो उसके अनुवादित संस्करण का जो नाम था वो रज़्मनामा रखा गया था। देखिए जो रज़्म का मतलब होता है फारसी में होता है युद्ध, एक महान युद्ध होता है, और वहीं हमारा है रज़्मनामा के नाम से महाभारत का जो है अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 44वां प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिरफ्तार कराया था। कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिरफ्तार कराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जो है सैयद ब्रदर्स को, सैयद भाइयों को गिरफ्तार करवाया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा मोहम्मद शाह ऑप्शन नंबर 2 है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए यह UPSC 1996 में, 2004, 2006 में कई बार पूछा गया है। तो देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए जो मुगल वंश है यह 2 भागों में विभाजित है, एक ग्रेट मुगल में, एक लेटर मुगल में। यानी कि जो एक महान शासक थे वह औरंगजेब तक चलता है, और औरंगजेब के बाद जो है लेटर मुगल चलता है। तो लेटर मुगल में अंतिम शासक कौन था। देखिए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो थे मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे। आपको नाम याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था। तो देखिए अकबर के शासनकाल में जो भू राजस्व के लिए उत्तरदायी था वो थे राजा टोडरमल। आपको नाम याद रखना है, जो टोडरमल थे यह भू राजस्व सुधारों के लिए जो थे उत्तरदायी थे अकबर के शासनकाल में। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो देखिए उसका नाम था इबादत खाना। वो था इबादत करने के लिए बनवाया गया था, नाम क्या था, इबादत खाना, जो कि अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, UPSC 2008 और SSC 2012।
तो सुप्रसिद्ध संगीतकार जो बैजू बावरा थे वो किसके शासनकाल में थे? तो बैजू बावरा जो थे वो अकबर के शासनकाल में ही थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस काल से संबंध रखते थे? तो देखिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो थे वह अकबर के शासनकाल में ही थे। अकबर के शासनकाल में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। देखिए, जो रामचरितमानस जैसे और बहुत सारे जो ग्रंथ थे अकबर के शासनकाल में काफ़ी लिखे गए, इसलिए जो अकबर का शासनकाल है इसे साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अकबर का शासनकाल साहित्य का स्वर्ण युग, जहांगीर का शासनकाल जो है वह चित्रकला का स्वर्ण युग था, और जो शाहजहां का शासनकाल था उसे स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। साहित्य का स्वर्ण युग अकबर का शासनकाल, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का शासनकाल, और स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल था। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। 50वां प्रश्न हमारा है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो देखिए, जो बाबर था मूल रूप से वह फरगना का शासक था, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो 3 फरगना है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न ये है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? यह बीपीएससी 1996 में और 2013-2006 में पूछा गया है। तो जो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है शेरशाह सूरी को। सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपको हमने मुगल वंश के 51 प्रश्न दिए, और हम आपको जो है मुगल वंश के एक एक शासक, जैसे कि बाबर के लिए अलग से एक वीडियो मिलेगी, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि हर शासक के लिए एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं, जिससे आपको एक एक शासक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।